हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द करियर हैक। फर्स्ट इंटरव्यू जो मुझे मिला वो एक फ्रंट एंड डेवलपर, शी हैज़ वर्क बोथ इन इंडिया एंड जर्मनी। शी हैज़ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड उनसे हम जानेंगे कि जर्मनी में कैसे आप जॉब मतलब पा सकते हैं एंड वहाँ के चैलेंजेस और मतलब क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं टू लाइक गेट अ जॉब इन जर्मनी। तो वीडियो उन्हीं के ऊपर है, प्लीज़ देखिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द करियर हैक। मैं हूँ निष्ठा और आज मेरे साथ है सौम्या सिंह। ये एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। शी हैज़ वर्कड इन इंडिया एज वेल एज इन जर्मनी और आज इनको 6 साल हो गया है जॉब करते हुए। एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी लाइक टियर 1 कॉलेज, शी इज़ फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल कॉलेज इन लखनऊ। एंड इनकी पूरी पढ़ाई इन्होंने लखनऊ से ही कंप्लीट करी है। एंड आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने वो सफर तय किया कि मतलब इन्होंने बहुत ही नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करी और बाद में इन्होंने कैसे ये जर्मनी में एक जॉब क्रैक कर ली। तो आज इनके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सौम्या सिंह, आप मतलब हमारे दर्शकों से आप कुछ बोलना चाहेंगी और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी? हेलो गाइस। जैसा निष्ठा ने बताया, मेरा नाम सौम्या सिंह है और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। अ, एकदम निष्ठा ने सही बताया कि मुझे ऑलमोस्ट 6 years हो गए हैं डेवलपमेंट फील्ड में। मेरा मेजर एक्सपीरियंस रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट में ही रहा है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो कि बीटेक था, वो मैंने एक टियर 3 कॉलेज जो कि लखनऊ का ही एक कॉलेज है, रामस्वरूप, हम्म। वहाँ से किया था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और उसके बाद मेरा ऑफ कैंपस मतलब मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था, बट वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने ई लिटमस करके एक एग्जाम होते हैं, हम्म। वो दिया था। उसमें मेरी परसेंटाइल अच्छी आई थी, तो उसके थ्रू मुझे एक ऑफ कैंपस इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि मैंने क्रैक करी थी। तो मुझे एक बैंगलोर के एक कंपनी में ऑफर मिला था और मैंने अपना करियर वहां से स्टार्ट किया 2019 में। हम्म। और फिर मैंने लगभग 3 साल उस कंपनी में काम किया। कोविड आने के बाद भी उस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम किया। और उसके बाद फिर मुझे, जब मार्केट बहुत अच्छा था उस टाइम पे, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जर्मनी में वाया रेफरल। हम्म। और मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया और फिर मैं जर्मनी अपनी जॉब ज्वाइन करी। सो मेरा आई वुड से मेजर हैक ये था कि मैंने रेफरल लगवाया और वो रेफरल कन्वर्ट हो गया। हम्म। तो जो लोग मतलब जॉब देख रहे हैं अभी यूरोप में या फिर जर्मनी में, आप मतलब उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या वहाँ पे कोई एप्स है या फिर आप मतलब रेफरल से ही वहाँ पे जैसे जॉब मिल सकती है या फिर कोई और तरीका है? हाँ, तो जब मैंने ये जॉब लगवाई थी हम्म। अपनी जर्मनी में, तो मार्केट बहुत अच्छा था उस टाइम पे। जैसे कि हमें सबको पता है कि कोविड के बाद, फर्स्ट वेव के बाद, मार्केट बहुत अच्छा था। इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, बहुत पैसा मिल रहा था। और सेम बाहर भी था, बाहर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। हम्म। बट स्टिल मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से मेरा मन था बाहर जाने का, तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बनाई थी, अपना रिज्यूमे डाला था। जैसे कि जिंग.com था, हम्म। इंस्टा पे बनाया था। और उसके अलावा भी 2-3 वेबसाइट्स थी जिनको हम मे बी बाद में कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम्म। मुझे एक किसी प्लेटफॉर्म से मुझे बस एक कॉल आई थी, जो कि वो भी शायद इंटरव्यू, मतलब वो टेलीफोनिक राउंड ही था, बट इंटरव्यू में नहीं कन्वर्ट हुआ था वो चीज़। हम्म। फिर मेरे एक कजिन ऑलरेडी जर्मनी में रह रहे थे, तो हम्म। उनकी कंपनी में एक ओपनिंग आई और मैंने उनसे रेफरल लगवाया। तो वो फाइनली मेरा वो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और वो मैंने क्रैक भी कर लिया। हम्म। तो मेरे ख्याल से द बेस्ट वे तो रेफरल ही है एनी हाउ। क्योंकि बाहर आप डायरेक्टली इंडिया से बैठ के बाहर अप्लाई करना, प्लस ऐसी कंपनीज ढूंढना जो वीज़ा स्पॉन्सर करते हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म। तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप लिंक्डइन पे जाके अपने कनेक्शंस देख सकते हैं। अगर जिस कंपनी में आपको ओपनिंग दिख रही हो, आपको जाना हो, आप उनके पीपल सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपका कोई जानने वाला या कोई एल्यूमिनाई या हम्म। कोई भी रैंडम आपको इंडियन दिख रहा हो बंदा, आप जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के एक अच्छा सा फॉर्मल सा मैसेज हम्म। फॉर आस्किंग द रेफरल, यू कैन पुट दैट। हम्म। तो अभी आपने वीजा की बात करी, तो जब आप जर्मनी मूव कर रहे थे तो आपको वीजा का मतलब आपको कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया था या एम्प्लॉयमेंट का, या फिर आप मतलब आप अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो वो कैसे बनवाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है? तो इस पे आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, तो मेरी कंपनी, तो एक्चुअली उन्होंने वीज़ा स्पॉन्सर किया था। हम्म। तो वीज़ा स्पॉन्सर करने का मतलब यहाँ पे यह है कि
हमें जब यहाँ पे इंडिया में हम जर्मनी या यूरोप का वर्क वीज़ा हमें चाहिए होता है, तो हमें दो मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और हम्म। दूसरा एक और ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट होता है। मुझे उसका थोड़ा लंबा सा जर्मन नाम है, मुझे वो नाम एक्चुअली रिकॉल नहीं है अभी। हम्म। बट वो एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है जो हमें, जब हम अपना वीज़ा इंटरव्यू के लिए वीएफएस ऑफिस जाते हैं, तो वो दो डॉक्यूमेंट्स हमारे मेन होते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से हमारे पास हम्म। होने चाहिए। तो हम्म। मेरी कंपनी ने वो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स साइन बाय माय डायरेक्टर, हम्म। वो मुझे पार्सल करे थे, एंड मेरे पास वो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे। हम्म। इसकी वजह से मेरा वीज़ा प्रोसेस यहाँ पे बहुत, इंडिया में बहुत स्मूथ था। तो हम्म। होता ऐसा है कि इंडिया में आपको जब आप जॉब मिलती है, आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप अपना वीएफएस में जैसे नॉर्मल हम अपना हम्म। अपॉइंटमेंट बुक करके जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे अपने आईडी वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनकी लिस्ट में होते हैं वो सारे लेके जाते हैं। तो वो हम्म। हमें फिर 6 मंथ्स का वर्क वीज़ा देते हैं, हम्म। जो कि आपको फिर वहां जर्मनी जाने के बाद वहां के रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, वहां के जो ब्यूरो हाउसेज होते हैं, वहां पे जाके आपको उस वर्क वीजा को एक्चुअली ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करवाना होता है। ओके। तो वो एक अलग प्रोसेस होता है। तो वहां पे उसके लिए मेरी कंपनी ने एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी असाइन करी हुई थी, और उन्होंने मेरे को हेल्प आउट किया था उस पूरे प्रोसेस के लिए। ओके। तो जिनको मतलब नहीं दे रही उनकी कंपनी, उनको खुद से सब चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। हाँ, उनको पहले तो अपने एम्प्लॉयर से, जब इंडिया वाला वीएफएस ऑफिस आपको जाना होगा, तो ये अपने कंपनी से वो दो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करवाने होंगे एनी हाउ, हम्म। जो कि शायद नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर हम्म। एक बार आपको यहाँ से वर्क वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आपको थोड़ा शायद स्ट्रगल करना पड़े। हम्म। आपको ये चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेंगी, और मे बी आपको एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़े, वो जो कि अवेलेबल होते हैं, आप ट्रांसलेटर हायर कर सकते हैं। तो आपको वो थोड़ा सा वहाँ पे मे बी स्ट्रगल करना पड़े, बट इंडिया के पार्ट से आपका इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आपने जर्मन का बोला कि जर्मन के लिए ट्रांसलेटर, तो आपको जब आप जर्मनी में रह रहे थे तो आपको जर्मन यूज करने का कितना मतलब यूज पड़ा, और आपने जर्मन कितनी सीखी, या सीखना जरूरी है जर्मनी मूव करने के लिए या फिर जॉब पाने के लिए, ये बताइए जरा। हाँ, तो मैंने तो कुछ भी जर्मन सीखी नहीं थी पहले से। मेरे को क्योंकि मेरा इतना कुछ ऐसा एकदम प्लान नहीं था कि मुझे जर्मनी ही स्पेसिफिकली जाना है। मैं तो बस ऐसे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही थी, और लकीली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। हम्म। तो मेरी कंपनी में जर्मन वाज नॉट अ रिक्वायरमेंट, हम्म। तो इसलिए मेरे को कभी उस चीज़ का वो भी नहीं लगा। मेरी कंपनी में इंग्लिश ही चाहिए थी। हम्म। but हाँ, जर्मनी जाने के बाद वो एक फील तो होता है कि आपको थोड़ी बेसिक जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। मतलब स्ट्रगल तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, तो फ्रैंकफर्ट थोड़ा इंटरनेशनल है, वहाँ पे इतना स्ट्रगल नहीं होगा। बट दो ही केसेस हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जर्मन की ज़रूरत पड़ेगी। वो है, एक जैसा मैंने बताया था, जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, या जब ये ब्लू कार्ड अपना रेजिडेंस परमिट बनवाने जाएंगे, ब्लू कार्ड बनवाने जाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा मेजर जहाँ पे जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट आपको, इन्वॉल्वमेंट है हाँ, मेनली। जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड ब्यूरोक्रेटिक काम होंगे, तो वहां पे आपको जर्मन रिक्वायर्ड होगी। वो चीजें थोड़ा इस चीज में थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। तो हम्म। उस केस में अगर आपको जर्मन नहीं आती, तो आपको एक ट्रांसलेटर पहले से अरेंज करके साथ में लाना होगा। हम्म। उसके अलावा दूसरा, शायद जब आप डॉक्टर विजिट करें, तो हम्म। भी हो सकता है आपको बहुत बार इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर ना मिले। हम्म। मेजरली वैसे मिल जाते हैं, बट हाँ, अगर आप थोड़े, फ्रैंकफर्ट तो एक मेजर सिटी है, बट जैसे आप थोड़ा कोई दूसरी नॉन नॉन फेमस सिटीज में जैसे रहेंगे, तो वहां पे ये चीज में भी थोड़ा स्ट्रगल हो। हम्म। तो एक बेसिक लेवल ऑफ जर्मन आना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप जब मतलब इंडिया से जर्मनी आप गए, तो आपको वर्क कल्चर में बेसिकली क्या डिफरेंस दिखा जर्मनी और इंडिया से, में क्या मेन डिफरेंस था? हाँ, तो मैंने ऐसा, जाने से पहले मैंने ऐसी ये बातें बहुत सुनी थी कि यूरोप में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, हम्म। और जब इंडिया का, एज वी नो, इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस उतना अच्छा नहीं माना जाता है और टॉक्सिक माना जाता है। बट ये देन अगेन थोड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में भी अच्छा ही रहा हम्म। था। स्टार्टिंग में जब मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, तब थोड़ा वर्क प्रेशर लगा था मुझे, बट वो तो इनिशियल फेज था, सीखने का टाइम था, तो उस टाइम तो वो चीज़
वैलिड है, वो लगता ही है हर किसी को। हम्म, उसके अलावा मेरे को कभी इतना वर्क प्रेशर यहाँ पे इंडिया में भी, मतलब एक नॉर्मल 6-7 आवर्स जो हम डेली वर्क करते हैं वैसा ही था। उससे ज्यादा मुझे 10 to 12 आवर्स कभी कभी हार्डली 1-2 बार देने पड़े हो तो ठीक है, उसके अलावा मुझे कभी हम्म, इंडिया में भी नहीं लगा था। हम्म, बट हाँ, जर्मनी में तो बहुत ही ज्यादा चिल था। लाइक मतलब मैं शायद हार्डली 3 to 4 आवर्स डेली काम करती थी, हम्म, इतना चिल था। हम्म। तो तो वहां हाँ, पे वर्क लाइफ बैलेंस पार्टी वार्टी भी ज्यादा प्लस होते हमारी, हैं, थोड़ा पार्टी फोटो सॉरी, ज्यादा होते हैं ऐसा लोग कहते हैं। पार्टी नहीं, एक्चुअली वो लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं। हम्म, मतलब पार्टी तो मैं उतना नहीं बोलूंगी, दे आर मोर इनटू लिविंग दिस नेचुरल, मतलब वो नेचर से कनेक्टेड वाली लाइफ, और फिटनेस वाली कि वो रोज सुबह उठ के वॉक वॉक पे जा रहे, वॉक भी नहीं, रनिंग पे जाते हैं, साइकिलिंग जाते हैं, स्विमिंग जाते हैं। तो हम्म, वो लोग काफी लाइफ को अपने काम से बहुत अलग रखते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। हम्म। तो ठीक है, ये तो एक सवाल रहा। दूसरा सवाल ये है कि आप जब, मतलब आप जो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, मतलब जो जॉब सीख कर रहे हैं मार्केट में, आप मार्केट की जो अभी स्थिति है उसमें आप देख के अभी जो ग्रेजुएट्स हैं उनको क्या आप एडवाइस देना चाहोगे? तो अभी तो समय बहुत बदल गया है। मैं ये जब मैं गई थी जर्मनी तब हमारे हम जैसे हम मैंने बताया कि हमें पता होगा कि दो तरह के मार्केट्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस पहले भी कब कर चुके हैं कि एक एम्प्लॉय मार्केट होता है, एक एम्प्लॉयर मार्केट होता है। जैसे अभी करंट सिचुएशन जो है वो एम्प्लॉयर मार्केट है, हम्म, कि जो भी सारा कंट्रोल एम्प्लॉयर्स के पास है। हम्म, क्योंकि हम जैसा सुन रहे हैं कि एआई टेक ओवर करेगा और एआई का काफी चर्चा चल रही है, तो अभी सारा कंट्रोल एम्प्लॉयर्स के पास है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। एक एक पोस्ट के लिए इतने इतने बच्चे और इतने सारे हाईली मतलब स्किल्ड एम्प्लॉयज अप्लाई कर रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो एम्प्लॉयर के पास पूरा कंट्रोल है कि वो बेस्ट एम्प्लॉय विद द मिनिमम पे वो जो दे सकते हैं वो चूज करेंगे। हम्म, 3-4 साल पहले यही चीज एम्प्लॉय मार्केट हुआ करती थी, जहां पे हमारे एम्प्लॉयज के पास पूरा कंट्रोल था। वो हम्म। उनके पास 5-5 6-6 तीन चार ऑफर्स थे ऑफर्स, और वो हाँ, पांच करते बजे थे, ऑफर्स हैं। तो भर भर के पैसा मिल रहा था। तो ऑब्वियसली टाइम बहुत बदल गया है। हम्म, अभी के लिए मैं जो ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ ईयर में है उनको तो मैं यही बोलूंगी कि अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करें, हम्म, और हो सके तो साथ में AI ML बेसिक कोर्सेज, पाइथन पे थोड़ा फोकस वो हम्म, ज्यादा करें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड से तो आई वुड से बिल्कुल भी फ्रंट एंड पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि फ्रंट एंड का मार्केट अभी खराब हो रहा है और खराब ही होता जाएगा शायद आने वाले समय में। तो हम्म, मैं तो बोलूंगी कि अपनी पकड़ डीएसए पे पूरी बनाएं, हम्म, लीड कोड करें जितना कर सकते हैं, हम्म, और थोड़ा सा AI ML और पाइथन की तरफ भी अगर वो हम्म, उनको समय मिले तो जाएं। और जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं और हम्म, कंप्यूटर साइंस एज अ ब्रांच चूज करने का सोच रहे हैं, हम्म, तो वो उसमें भी कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांच ना लेते हुए उसका अगर कोई AI ML वाली ब्रांचेस आजकल मैंने सुना है बहुत होने लग गई हैं, तो हम्म, वो प्रेफर करें, हम्म, क्योंकि फ्यूचर वही है, तो वो ज्यादा बेटर होगा। हम्म। ये तो रही एक मतलब एडवाइस ग्रेजुएट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर था वो इंडिया से जर्मनी में कैसे डिफरेंट था, और कितना टैक्स स्लैब, क्या टैक्स कितना करता था आपका, और किस बेसिस पे वहाँ टैक्स डिवाइडेड था, इन सब के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो मेरा कॉम्पनसेशन बहुत ही एवरेज साइड में था हम्म, जर्मनी में। एक हम्म, जो एवरेज हम्म, आईटी इंजीनियर का पैकेज होता है, मेरा वो था। मेरा बहुत अच्छा या बहुत बेकार नहीं था, मेरा बहुत ही एवरेज पे था। हम्म, और जैसा कि टैक्स के बारे में सबको थोड़ा आइडिया होगा कि जर्मनी में बहुत टैक्स होता है, हम्म, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स वाली कंट्री है जर्मनी। सो मेरा ऑलमोस्ट नेट 42% टैक्स कटता था मेरी सैलरी का। हम्म, बट वो टैक्स में हमारा पीएफ, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये सारी चीज़ें उस टैक्स में इंक्लूडेड होती थी। हम्म, तो जैसे कि पीएफ की मैं बात बता रही हूँ, तो जैसे इंडिया में भी पीएफ होता है, तो जर्मनी में ये ऐसा होता है कि अगर आप 5 साल से पहले हम्म, आपने लगभग मान लीजिए 4.5 साल जर्मनी में जॉब करी, और उसके बाद आप जर्मनी छोड़ के वापस इंडिया आना चाह रहे हैं, तो हम्म, उस केस में आपका जो पीएफ का पैसा उस टाइम तक कलेक्ट हुआ होगा वो हम्म, आप विड्रॉ कर सकते हैं। तुरंत नहीं, कुछ टाइम बाद, बट आपने जब जर्मनी लीव कर दिया उसके कुछ टाइम बाद आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जो हम्म, कि अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। हम्म,
और अगर लेकिन आप 5 साल से ज्यादा रुक गए हैं, तब तो फिर आपको पीएफ, जैसे इंडिया में होता है कि एक सर्टेन एज के बाद काइंड ऑफ जो रिटायरमेंट एज होता है उसके बाद एज अ पेंशन मिलेगी। हम्म। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बहुत ही अच्छी चीज़ थी वहाँ पे अगर आप अनएक्सपेक्टेडली आपका एम्प्लॉयर आपको फायर कर देते हैं, तो उस केस में जर्मन गवर्नमेंट आपको ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सैलरी प्रोवाइड करेगी फॉर 5 to 6 मंथ, जब तक आपकी दूसरी जॉब ना लग जाए। हम्म। एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत आता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, जैसे उनकी जॉब जो है जैसे लखनऊ में लग गई, मान लीजिए उनका 7 LPA है, एक एवरेज पैकेज है जो एक स्टार्टिंग में लगता है, एंड दे गॉट अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम मतलब इतने में खुश हैं। तो आपको क्या लगता है, कंफर्ट जोन जो है इसको छोड़ना इंपॉर्टेंट है, या मतलब ठीक है आप जितना कमा रहे हैं उसमें भी ओके है? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? तो जैसे अभी इसमें भी दो पर्सपेक्टिव है। जैसे अगर आपकी जॉब आपकी होम टाउन में लग गई और आपका स्टार्टिंग में डिसेंट, अगर एज अ फ्रेशर आपको 7 LPA और आपकी होम टाउन में मिल रहा है, तो वो उसको डिसेंट पैकेज माना जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आप टीयर 1 कॉलेज से नहीं है तो हम्म। टीयर 2 और टीयर 3 के लिए 7 LPA और अपने होम टाउन में इज अ वेरी डिसेंट पैकेज। हम्म। एंड स्टार्टिंग में आई वुड से हाँ, आपको उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन सबसे मेजर चीज ये है कि आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं। हम्म। क्योंकि आपके स्टार्टिंग के करियर के 2 साल जो है ना, वो सबसे पीक टाइम होता है, क्योंकि आपको सीखने का उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको वहां पे सीखने का नहीं मिल रहा है, तो हम्म। पैसा भले आपको 7 की जगह 10 भी मिल रहा हो ना, तो हम्म। आपको उस टाइम पे सीक आउट करना चाहिए दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लेड बैक हो गए और आपने सीखा नहीं ना काम, तो वो आगे चल के आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो हम्म। कंफर्ट जोन पैसे से ज्यादा इस पे डिपेंड होना चाहिए कि आपको And- सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत स्विच के लिए देखना चाहिए। जो मैंने ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा जर्मनी में जो एक्सपीरियंस था, सब कुछ अच्छा था, पे सही था, मुझे घूमने को मिल रहा था, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था, बट मेरे को वहाँ पे सीखने को नहीं मिल रहा था। मेरी जो कंपनी थी उसमें जो मेरा काम था वो मुझे अच्छा नहीं था, मेरे लिए अच्छा नहीं था, मेरे ग्रोथ फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं था। हम्म। इसलिए मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी और मैंने बहुत सारा टाइम निकाल दिया उस कंफर्ट जोन में, बट फाइनली मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने हम्म। स्विच के लिए देखा। घर से मूव आउट करना कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब घर में रह के चलो ठीक है, आपका कंफर्ट जोन है, आपको सब मिल रहा है सब कुछ, घर से मूव आउट करना कितना इम्पोर्टेंट है? एट वन स्टेज ऑफ योर लाइफ यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर होम मे बी टू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस थिंग्स। तो कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट घर मतलब घर की वैल्यू करने के लिए ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। सही बात बोली आपने। सॉरी। हम्म। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब तक मूव आउट नहीं करेंगे ना घर से, तब हम्म। तक आपको घर की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तब हम्म। तक आपको उस कंफर्ट की वैल्यू नहीं पता चलेगी। हम्म। आपको लाइफ में कितनी सारी चीजें हैंडल करनी होती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो चीज रियलाइज नहीं होगी कभी। हम्म। आप जब घर से मूव आउट करते हैं, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, एवरीथिंग इज इक्वल ओनली। आप चाहे आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी ही चले जाएं, स्टेट भी ना चेंज हो, तब भी आप एक अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। हम्म। और वो आपके घर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। हम्म। कि आप उस मूव आउट करने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ, आपके पेरेंट्स आपके लिए हम्म। क्या क्या करते हैं, और वो सारी चीजें कितनी डिफिकल्ट होती हैं, और वो कैसे मैनेज करते हैं, हम्म। और कितनी इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें। तो घर की वैल्यू करने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो मतलब मुझे लगता है ये बात सही बोली आपने, पर दूसरा मुझे एक चीज और लगती है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। आप आपकी एज ऐसी है, जब स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो पास आउट हुए हैं जस्ट, तो वो अगर घर में ही रह रहे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर में रहना कोई खराब है। अब आपको सब कुछ अच्छा है, आप सीख रहे हो, आपका पैकेज अच्छा है, यू कैन ऑब्वियसली स्टे एट होम, देयर इज नो हार्म इन दैट। हम्म। बट कभी ना कभी समय मिले तो हम्म। जरूर बाहर जाना चाहिए, थोड़ा टाइम घर से दूर रह के बिताना चाहिए, जिससे कि आपको हम्म। थोड़ी लाइफ के बारे में चीजें पता हाँ, चलेंगी। क्योंकि आप घर पे जब रहते हैं तो आप बहुत डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने यू डोंट गेट टू सी द डेली। रियल वर्ल्ड। हाँ, आपको वो असली जिम्मेदारियां, वो
कि दुनिया में क्या क्या है, कैसे आपको जब तक डील आप करना है, पेरेंट्स कैसे साथ होते हो ना, आप बहुत लोगों के साथ शेल्टर्ड deal- होते हो, क्योंकि दे आर शील्ड टू यू फॉर एवरीथिंग जो आप वर्ल्ड में होती है रियलिटी में, द ब्लैक साइड हम्म, ऑफ द वर्ल्ड जो आप कह सकते हो। बट जब आप बाहर जाते हो तो यू आर एक्सपोज टू एवरीथिंग, तो वो क्योंकि सीखना हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर जाके आप दूसरे दूसरे लोगों से, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलेंगे, आपको पीपल हैंडलिंग भी बेटर आएगी। आप हम्म। घर पे रह के वो चीज शायद उतना अच्छे से ना सीख पाए। हम्म। बात तो है। तो मेरे सारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं सौम्या। आपको अगर कुछ बोलना हो, मतलब दर्शकों को या स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि नहीं, मतलब लड़की है, या फिर घर में ही हो जाए, कोई पास में जॉब लग जाए, तो उनको आप, मतलब जैसे मेरे सबके सबके पेरेंट्स का होता है कि बाहर जॉब लग जाए, हम्म 1 किलोमीटर दूर वाली जॉब लग जाए, लखनऊ में ही लग जाए, घर में ही लग जाए, हम्म। पास में लग जाए, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, उन लड़कियों को स्पेशली? तो ये बहुत ही जेन्युइन फियर होता है पेरेंट्स का, और स्पेशली लड़कियों के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि दुनिया ऐसी है, हमें पता ही है कि थोड़ा अनसेफ है लड़कियों के लिए। स्पेशली इंडिया तो बहुत ही ज्यादा अनसेफ है लड़कियों के लिए, ये सबको ही पता है। इंडिया क्या, वैसे मैं तो बोलूंगी पूरा वर्ल्ड ही अनसेफ है। वो सारे क्राइम्स जो इंडिया में है वो सारे हर जगह बाहर भी हैं ही। तो इस चक्कर में पेरेंट्स ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं लड़कियों को लेके। बट उसी टाइम उन ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते होंगे कि हम आगे बढ़े हैं, या ऐसा वो हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, वो थॉट नहीं होता है, वो थोड़ा ये फियर ही होता है एक्चुअली, जो कि उनको ऐसा करने पे मजबूर करता है। बट इस केस में दोनों को, पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को ही कॉपरेट करने की जरूरत है। पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है कि नहीं, हम अपनी सेफ्टी इंश्योर करेंगे, हम बाहर जाएंगे तो हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसी चीजें मतलब ऐसा रूटीन अपनाएं या ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि हम अपनी सेफ्टी को इंटैक्ट रख सकें, और कि हम एक सही मतलब मैं कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कि इस इन सब टॉपिक पे बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। बट मैं एक जनरल सी बात बता रही हूँ कि अपनी सेफ्टी जितनी अपने हाथ में है उतनी आप मतलब इंश्योर करें, और ये चीज अपने आप पेरेंट्स को इस चीज पे कॉन्फिडेंस दिलवाएं वरना कि सेफ हाँ, हम कहीं नहीं है ना, आपको फिर लोग हैंडल। घर पे भी सेफ नहीं है वाली चीज हो जाती है। हाँ, तो वो चीजें हैं, बट आप अपने पेरेंट्स को इस चीज पे आप समझा सकते हो, या कॉन्फिडेंस में ला सकते हो कि हाँ, हम अपनी सेफ्टी इंश्योर रखेंगे। हम्म। और यही चीज पेरेंट्स को भी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि हाँ, ऐसे तो हम मतलब सिर्फ इस फियर की वजह से हम किसी का करियर या हम्म। कोई किसी की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, ड्रीम। फ्यूचर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसकी लाइफ में, उसको हम हैम्पर नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ये फियर है कि सेफ्टी वो मतलब सही बात। नहीं है। हम्म। तो जाना चाहिए। बहुत केसेस में, जैसे मेरे केस में, मेरे फादर वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड वेरी ही वॉज ऑल्सो, मतलब थोड़ा फियर तो उनको भी था। हम्म। बाहर के लिए, बाहर देश के लिए तो फियर था ही। हम्म। वो शायद मुझे इसलिए जाने को भी मिला क्योंकि मतलब मेरे कजिन्स थे उधर, तो उनको वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि हाँ, एटलीस्ट कोई है जानने वाला। हम्म। इसलिए शायद उन्होंने जाने दिया। अगर अकेले जाना होता तो शायद वो भी मुझे थोड़ा हम्म। और कन्विंस करने की जरूरत पड़ती। हम्म। लेकिन ये वही दोनों को आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी, और इस चीज पे एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा कि हाँ, हम कर सकते हैं, हमें ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, और हमें हमारे फ्यूचर के लिए ये चीज अच्छा है। हम्म। तो डिस्कशन ही इस चीज का वो है। ठीक है सौम्या, लेट्स एंड करते हैं इस इंटरव्यू को। और थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर चैनल। और और नेक्स्ट हम आपको फिर से बुलाएं, क्योंकि हमारे पास कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनका आंसर देने में हो तो आपको फिर से आना पड़े, या फिर आप कमेंट्स में भी आंसर दे सकते हो। तो ठीक है। ठीक है गाइस, देखते रहे हमारा चैनल ओके। द करियर हैक। यस, लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स एवरीवन। हाय गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और हैं आपके मन में, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दिस इज़ डेफिनेटली फॉर योर बेनिफिट। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो हमारा हो सकता है कि एएसओ के साथ में, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अभी काम कर रहे हैं, एंड ही हैज़ क्रैक्ड एसएससी सीजीएल फॉर 4 times। तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट इंटरव्यू उन्हीं के ऊपर हो। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।